हर हर महादेव। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 4 चैप्टर्स के वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं। उसका एक प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए अवेल करा दिया है, उसे जाकर के जरूर चेक करें। एवं आने वाले जितने भी वीडियोस हैं आपको वहां पे सारे मिल जाएंगे। पिछले 4 चैप्टर्स बेहद जरूरी हैं कवर करना, तो उसे जाकर के जरूर चेक करें ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि आखिर हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में करते क्या है। ठीक है, आज हम जो कवर करने वाले हैं दैट इज चैप्टर नंबर 5, द बिजनेस प्लान। प्लानिंग के बारे में हमने पहले ही इंट्रोडक्शन दे रखा है। ठीक है, तो आखिर प्लानिंग क्या होता है। सबसे पहली चीज, प्लानिंग ब्रिज का काम करता है। ठीक है, एक ऐसा ब्रिज जो जोड़ता है where we want to go। ठीक है, इसके बीच में जो ब्रिज है दैट इज प्लानिंग। तो सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण चीज कि प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग एक प्रकार का ब्रिज है जो आपको पहुंचने में मदद करता है जहां पर आप है वहां से जहां आप जाना चाहते हैं। दूसरी चीज, यह अनसर्टेनिटीज को कवर करता है। ठीक है, जो भी अनसर्टेनिटीज बिजनेस के ऑपरेशंस पर इंपैक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, BO मैं लिखता हूं। बिजनेस के ऑपरेशंस पे जो भी अनसर्टेनिटीज इंपैक्ट डाल सकते हैं उसके इंपैक्ट को कम से कम करने का काम प्लानिंग का होता है। आपके मैनेजमेंट की एफिशिएंसी एंड एफिकेसी को बढ़ाने का कार्य भी प्लानिंग के द्वारा किया जाता है। तो ओवरऑल आपके बिजनेस के सक्सेस के पीछे बहुत बड़ा हाथ होता है आपके प्लानिंग का, इसलिए बिजनेस प्लानिंग को समझना बेहद जरूरी है। आज हम चैप्टर नंबर 5 ऑफ बिजनेस प्लानिंग को समझेंगे। महत्वपूर्ण चैप्टर है और आसान भी चैप्टर है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि इससे कई सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5, द बिजनेस प्लान को। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में प्रोडक्ट डेवलपमेंट इस शब्द का प्रयोग किया गया है, इसको सबसे पहले समझते हैं। तो PD का अर्थ क्या होता है। PD का अर्थ होता है क्रिएट करना, डिजाइन करना एंड मार्केट करना उन गुड्स एंड सर्विसेज को जो कंज्यूमर्स के बेनिफिट के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं PD का अर्थ क्या होता है। मैं मीनिंग यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, PD का अर्थ क्या होता है कि क्रिएशन, डिजाइन एंड मार्केटिंग ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंज्यूमर बेनिफिट्स इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। देखिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट 2 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं। पहले तो क्रिएट अ प्रोडक्ट, जहां पर आप सीधे एक प्रोडक्ट को ही बना देते हैं। ठीक है, दूसरा जो है आप इंप्रूवमेंट्स लाते हैं। ठीक है, इंप्रूवमेंट इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। तो कितने प्रकार के आपके प्रोडक्ट डेवलपमेंट होते हैं। 2 प्रकार के आपके प्रोडक्ट डेवलपमेंट होते हैं। पहले प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के पीछे क्या कारण है। आप क्रिएशन करते हैं, डिजाइन करते हैं और मार्केट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूमर बेनिफिट के लिए। ठीक है, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का अर्थ आप समझ पा रहे हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। या तो आप एक प्रोडक्ट को क्रिएट कर रहे होंगे यहां पे, या तो किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में बदलाव ला रहे होंगे। ठीक है, बदलाव बेहतर के लिए। अब रीजन क्या है, हम क्यों प्रोडक्ट डेवलपमेंट को करते हैं। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं टाइप्स। इसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के पीछे, वह है कंज्यूमर। देखिए, कंज्यूमर
किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ना या फिर घटना कंज्यूमर के हाथ में है। यह डिपेंड करता है कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंसेस के ऊपर, फैशन के ऊपर में, प्रोडक्ट किस प्रकार का है उसके ऊपर में। ठीक है, हो सकता है यह इनइलास्टिक डिमांड को अट्रैक्ट करता हो, ठीक है, या फिर हाईली इलास्टिक हो। ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं। कुल मिलाकर के आपको बस यह समझने की जरूरत है कि कंज्यूमर की वजह से यहाँ पर हम प्रोडक्ट में बदलाव लाते हैं, प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। क्योंकि अगर प्रोडक्ट को डेवलप नहीं किया जाएगा, एक नए प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं इंट्रोड्यूस किया जाएगा या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट नहीं किए जाएंगे, तो प्रोडक्ट से कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है वह कम से कम हो सकता है। ठीक है, तो यह 3 कारण है ना, यह 3 चीजें हैं जिसको आपको समझने की बेहद जरूरत है। सबसे पहले प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट के क्या सारे टाइप्स हैं, ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, क्या टाइप्स है और क्या कारण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजंस फॉर न्यू प्रोडक्ट फेलियर। किसी भी नए प्रोडक्ट के फेल होने के पीछे कारण क्या होता है? कई सारे कारण हो सकते हैं प्रोडक्ट के फेल होने के पीछे। ठीक है, चलिए उसे यहां पर समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट बनाया और इस प्रोडक्ट को जो है आपने मार्केट में कंज्यूमर्स के सामने रखा, लेकिन यह आपका प्रोडक्ट चल ही नहीं पाया। ठीक है, यह प्रोडक्ट आपका चल ही नहीं पाया। तो इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है? ये कुछ पॉइंट मैंने यहां पे लिखे जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने ओवर एस्टिमेशन कर लिया हो मार्केट साइज का। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आप देख पा रहे हैं, अच्छे से देखिए, यहां पे लिखा हुआ है ओवर एस्टिमेशन ऑफ मार्केट साइज। आपको लगा कि 10 करोड़ कस्टमर इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। आपका जो इवैल्यूएशन था उसके अकॉर्डिंगली 10 करोड़ कंज्यूमर्स थे इसके, लेकिन जब आप इसको लेकर के मार्केट में उतरे तब आपको समझ में आया कि इसको तो 10 लाख कंज्यूमर भी नहीं यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? ओवर एस्टिमेशन ऑफ मार्केट साइज। अगला पॉइंट, इनकरेक्टली पोजीशन। इसकी पोजीशनिंग सही नहीं हुई। पोजीशनिंग नहीं सही होने की वजह से भी कई बार आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में नहीं चल पाता, क्योंकि कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा अगर यह प्रॉपरली जो है पोजीशन ना किया जाए तब। ठीक है, तीसरा, डिजाइन प्रॉब्लम। हो सकता है आपने जैसा प्रोडक्ट बनाया हो इसका डिजाइन ही सही नहीं है। ठीक है, इनकरेक्ट डिजाइन प्रॉब्लम्स की वजह से भी ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो सकते हैं जहां पर आपको प्रोडक्ट को वापस बुलाना पड़े। अगला हो सकता है कंपटीशन। आपने प्रोडक्ट तो निकाला लेकिन आपके प्रोडक्ट के डिमांड से ज्यादा आपके जो राइवल्स हैं, राइवल प्रोडक्ट में लिख देता हूं आरपी, उसका डिमांड ज्यादा है। तो अगर उसका डिमांड ज्यादा होगा, आपके आने से नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसने ऑलरेडी मार्केट को काफी हद तक कैप्चर कर रखा है। तो आपके कंपटीशन की वजह से भी हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट फेल कर जाए। पांचवा पॉइंट हो सकता है डेवलपमेंट कॉस्ट। इसका बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है, कुछ समय पहले मैंने एक ईवी बाइक को देखा था, काफी फेमस हो रहा था, स्पोर्ट्स बाइक था ईवी का। ठीक है, उसका जो एस्टिमेशन था, जो कॉस्ट एस्टिमेशन लगाया गया था पहले, वो लगाया गया था कि 2 से 2.5 लाख रुपीस में मिल जाएगा। लोगों को काफी पसंद आया। देखो स्पोर्ट्स बाइक है, मतलब एक बहुत तगड़ा मोटर भी उसमें लगा होगा, बढ़िया जो है क्वालिटी की बैटरी भी लगी होगी, डिजाइन भी बहुत बढ़िया था, ओवरऑल हर एक चीज से वो बढ़िया था। लेकिन जब उसे मार्केट में उतारा गया तब समझ में आया कि इसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आ रही है। इसकी वजह से यह प्रोडक्ट जो है अवेल हो गया 4 लाख और 5 लाख के रेंज में, 2 रेंज इसमें अवेल थे। ठीक है, शायद आपको ये नजर भी आ जाएगा अभी इंटरनेट पे। तो इतने महंगे ईवी स्पोर्ट्स बाइक को कोई भी लेना नहीं चाहेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये फेलियर हो सकता है आने वाले समय में। ठीक है, तो रीजन फॉर न्यू प्रोडक्ट फेलियर, ये कुछ 5 पॉइंट्स हो सकते हैं, 5 मुख्य पॉइंट। अगला, मेजर स्टेजेस इन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इनमें कई सारे पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, उन सबको हम बारी बारी से समझेंगे।
सबसे पहले सबसे पहला काम आप क्या करते हैं, आइडिया जनरेशन। ठीक है, आइडिया को आप जनरेट करते हैं। आइडिया जनरेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसे आप सीरीज ऑफ एक्टिविटीज बोलते हैं। सीरीज ऑफ एक्टिविटीज होता है जहां पर आप कलेक्ट करते हैं आइडियाज को। ठीक है, और आइडियाज क्या होते हैं, आइडियाज होते हैं पॉसिबल प्रोडक्ट। ठीक है, जो पॉसिबिलिटी आप बोल सकते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट आइडिया में लिखता हूं। ठीक है, पी आइडियाज, प्रोडक्ट आइडिया होता है पॉसिबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो संभव है आने वाले समय में कि उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल प्रोडक्ट आइडिया। ठीक है, तो आइडिया जनरेशन में आप क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं आइडियाज को, और आइडियाज, प्रोडक्ट आइडियाज का अर्थ क्या होता है, पॉसिबल प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप आइडियाज को कलेक्ट करते हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है कि यहां पर हम कितने आइडियाज को कलेक्ट करें। ठीक है, अब यहां पे एक प्रश्न उठता है कि हाउ मेनी आइडियाज टू बी जनरेटेड। ठीक है, 1 और many, यह प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए, आप एक ही आइडिया जनरेट करना चाहेंगे या फिर कई सारे आइडियाज को जनरेट करना चाहेंगे। इसका उत्तर है many। ऐसा देखा गया है जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर रहे हैं उन्होंने ज्यादा से ज्यादा आइडियाज को जनरेट किया था। देखिए, एक आइडिया पे रिलाई करना अपने आप में ही बेवकूफी हो सकती है। हो सकता है आपको पसंद आ रहा है कि आइडिया बहुत अच्छा है, हो सकता है कि यह फिजिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सके और मार्केट में इसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन इसके विपरीत यानी ऑपोजिट भी हो सकता है, लोगों को बिल्कुल ही पसंद ना आए वो प्रोडक्ट। इसीलिए एक आइडिया पर रिलाई नहीं करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आइडियाज को जनरेट करिए। ठीक है, तो मेनी आइडियाज टू बी जनरेटेड, और जितने ज्यादा आप आइडियाज जनरेट करेंगे उसका फायदा क्या है, मोर आइडियाज का अर्थ है मोर चॉइसेस, और मोर चॉइसेस का अर्थ है बेटर ऑप्शन कैन बी चूजन। समझ पा रहे हैं? तो हमने यहां पे क्या क्या डिस्कस किया, बेसिक हमने समझा कि आइडिया जनरेशन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ आइडियाज होते हैं, प्रोडक्ट आइडिया क्या होता है, पॉसिबल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जिसे हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि फिजिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि कितने आइडियाज आपको जनरेट करने चाहिए, एक जनरेट करना चाहिए या बहुत सारा करना चाहिए। आपको हमेशा ज्यादा से ज्यादा आइडिया जनरेट करना चाहिए। एक आइडिया पे अगर आप रिलाई करेंगे हो सकता है आप फेल कर जाए। ठीक है, ज्यादा आइडियाज जनरेट करेंगे तो ज्यादा चॉइसेस होंगे, ज्यादा चॉइसेस होंगे तो बेटर ऑप्शन को भी ऑप्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब चलिए अगले जो पॉइंट है उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, मैं इसको ऐसे बना देता हूं, इसको ऐसे, ताकि आपको समझ में आए, दो अलग अलग सेक्शन है। अब है आइडिया जनरेशन के दो प्रकार के सोर्सेस हो सकते हैं, इंटरनल और दूसरा जो है वह हो सकता है एक्सटर्नल। ठीक है, कितने, दो प्रकार के सोर्सेस हो सकते हैं, इंटरनल सोर्स हो सकता है, एक्सटर्नल सोर्स हो सकता है। इंटरनल सोर्स क्या हो सकता है, देखिए इंटरनल सोर्स हो सकता है एम्प्लॉइज। क्या समझ पा रहे हैं आप? देखिए, इंटरनल आइडिया सोर्स का अर्थ होता है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से आप आइडिया जनरेट कर रहे हैं। अंदर से आप कहां से कर सकते हैं, आप अपने एम्प्लॉय से कर सकते हैं, इंजीनियर से कर सकते हैं, एक्सेट्रा से, इनसे आप आइडिया जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और कई सारे मेथड्स होते हैं आइडिया जनरेशन का, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया, और ऐसे कई मेथड्स होते हैं जिससे आप आइडियाज को जनरेट कर सकते हैं। अगला जो है वो है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहां से आप, एक्सटर्नल हो गया, ये हो गया आपका इंटरनल, आई मैं लिख देता हूं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और एक्सटर्नल आइडिया सोर्स यानी कलेक्टिंग द आइडियाज फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेस आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट, तो पहला पॉइंट हमने यहां पे समझ लिया है, सेकंड पॉइंट को समझ रहे हैं, एक्सटर्नल आइडिया सोर्सेस। ठीक है,
अब यह कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। अब इसे हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हो सकता है कस्टमर्स। देखिए, कस्टमर्स जो है आपके प्रोडक्ट के साथ में काफी क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। वह आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम भी करते हैं, तो उनको आपके प्रोडक्ट की काफी जानकारी होती है, और जो राइवल्स के प्रोडक्ट है शायद उसको भी कंज्यूम करते हो। तो ओवरऑल यह आपको बहुत बढ़िया बढ़िया आइडियाज दे सकते हैं, ठीक है। तो आइडिया जनरेशन के लिए यह बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप इनसे आइडिया जनरेट करवाना चाहते हैं तो आप अपने जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, सेल्स एग्जीक्यूटिव है एंड इंजीनियर्स है, इनका सहारा ले सकते हैं। इनको बोल सकते हैं कि कस्टमर्स के साथ में क्लोजली एसोसिएट हो जाइए और उनके साथ में वर्क करिए और समझने का प्रयास करिए कि क्या बेहतर आइडिया के सोर्सेस हो सकते हैं, क्या सारे आइडियाज हो सकते हैं। अगला जो है दैट इज कंपिटिटर्स, राइवल्स। राइवल्स के प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट को आप देख सकते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट मैं यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट को देखिए, ऑब्जर्व करिए उनके प्रोडक्ट को, ठीक है। ठीक है, हो सकता है कि आप उसके प्रोडक्ट को मंगाए, डिसेंबल करें, यानी कि उसको छोटे छोटे हिस्सों में आप टुकड़े कर दे, मतलब आप उसे क्लोजली ऑब्जर्व करें कि उसने क्या क्या कंपोनेंट्स का वहां पे यूज किया है। तो जो भी उसने कंपोनेंट्स का यूज किया है, हो सकता है वहां से आपको यह समझ में आ जाए कि कुछ ऐसे कंपोनेंट्स के साथ हम एक बेहतर आइडिया को निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बेहतर आइडिया को हम जनरेट कर सकते हैं। तो राइवल्स का प्रोडक्ट हो गया और राइवल्स का एडवर्टाइजमेंट हो गया, दोनों सोर्स हो सकता है हमारे लिए आइडिया जनरेशन के। अगला जो है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड सप्लायर्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स और सप्लायर्स जो है हमारे एक्सटर्नल आइडिया सोर्सेस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी हो सकते हैं। देखिए, यह प्रोडक्ट है, ठीक है, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहा हूं और प्रोडक्ट के दो अलग अलग फेजेस होते हैं, ठीक है। यह मैं अपनी तरफ से आपको ऐड करके बता रहा हूं ताकि आप बेहतर समझ सके। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स और सप्लायर्स प्रोडक्ट के अंदर की बात और प्रोडक्ट के बाहर की बात दोनों के बारे में जानते हैं। बाहर से कंज्यूमर जानता है, लेकिन हो सकता है अंदर से क्या किस प्रकार का मटेरियल यूज किया गया है, कंज्यूमर इसके बारे में उतना क्लियर जानकारी ना रखता हो। लेकिन क्लैरिटी दोनों की, अंदर और बाहर की, सारे कंपोनेंट्स की, मटेरियल्स की, मेथड्स की, स्ट्रैटेजीज की, सिस्टम्स की, कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटर्स और सप्लायर्स के पास में होता है। तो उसे मालूम है कि अगर आइडिया को जनरेट करना है तो कुछ इस प्रकार से आइडिया को जनरेट किया जा सकता है। हो सकता है वह बोले कि आप अपने जो गाड़ियां हैं, मान लीजिए कि जैसे एमएस में लिखता हूं मारुति सुजुकी की गाड़ियां आती हैं, उनमें उनके इंजन्स में बहुत प्लास्टिक का यूज किया जाता है, ठीक है। इंजन्स में बहुत प्लास्टिक का यूज किया जाता है। तो हो सकता है एक नया आइडिया है कि आप ज्यादा जो है मेटल्स का वहां पे यूज करें और उसको मार्केट करें एज ए स्ट्रॉन्ग कार, ठीक है, उसे एक स्ट्रॉन्ग गाड़ी की तरह दिखाए। आपका इमेज बहुत खराब हो रखा है मार्केट में, क्योंकि आपके एक्सीडेंट्स होते तो आपकी गाड़ी नहीं बचते हैं, क्योंकि इंजन में वैसे भी आपका जो कंपोनेंट है वो प्लास्टिक का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो ओवरऑल आप एक नई गाड़ी निकाल सकते हैं और आप उससे आप अपने इमेज को सुधार सकते हैं। तो ये एक आइडिया जनरेशन का बहुत बढ़िया माध्यम हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड सप्लायर्स। अगला है आउटसोर्सिंग एजेंसीज। आउटसोर्सिंग एजेंसीज कौन सी एजेंसीज होती हैं? देखिए, जो आपके नॉन कोर एक्टिविटीज होते हैं उन्हें आप आउटसोर्स कर देते हैं किसी ऐसी एजेंसीज को जिनके पास में जिनको उस काम में बेहतर नॉलेज होता है, बेहतर एक्सपीरियंस होता है, एक्सपर्टीज होता है, ठीक है। तो आउटसोर्सिंग एजेंसीज के जो एम्प्लॉयज है वह आपके लिए बहुत बढ़िया सोर्स हो सकते हैं आइडिया जनरेशन के। और ऐसे कई और हो सकते हैं, जैसे आपने मैगजीन में कोई, ठीक है, मैगजीन का आप सहारा ले सकते हैं। कोई ऐड आपने टीवी पे चलवा दिया, वह भी हो सकता है। ऐसे कई और प्रकार के आइडिया जनरेशन के सोर्सेस हो सकते हैं, एक्सटर्नल आइडिया सोर्सेस, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पहले पॉइंट आइडिया जनरेशन को कवर कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, अलग अलग पॉइंट्स है, ठीक है। गौर से देखिएगा, आइडिया जनरेशन है उसके बारे में हमने समझा, अगला उसके टाइप्स के बारे में समझा और उसको हमने यहाँ पे इन डेप्थ कवर किया। अगला है आइडिया स्क्रीनिंग, ठीक है। तो यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसे मैं बोलता हूं नेगेटिव प्रोसेस। पर्सनली मैं इसके लिए यह शब्द यूज करना बेहतर समझूंगा। इसमें ज्यादातर आइडियाज को, ठीक है,
जो है एलिमिनेट कर दिया जाता है और कुछ ही आइडियाज को आगे भेजा जाता है। ठीक है, ज्यादातर को एलिमिनेट कर दिया जाता है और कुछ ही आइडियाज को आगे भेजा जाता है। ठीक है, तो एक प्रकार से एलिमिनेशन प्रोसेस है जिसमें ज्यादातर आइडियाज, क्योंकि उतने आइडियाज को लेकर के ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ सकता है और इतना ना पैसा है, ना टाइम है, ना एनर्जी लगा सकता है अपनी तरफ से, तो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज को बैठाता है और एम्प्लॉयज को बोलता है कि आप सबसे पहले देखिए कि जो आइडियाज हैं, हमें टोटल ओवरऑल जो है 20 आइडियाज को अप्रूवल देना है। ठीक है, 20 आइडियाज अप्रूवल। यहाँ पे कोई भी एक्स नंबर ऑफ आइडियाज हो सकता है जिसको अप्रूवल दिया जा सकता है। अगला जो है, आप यह चेक करिए कि जो भी आइडियाज दिए गए हैं उसका मार्केट साइज क्या है। अगला आप यह देखिए कि उसको बनाने में कितना कॉस्ट आएगा। अगला यह देखिए कि कितना टाइम लगने वाला है उस प्रोडक्ट को बनाने में। अगला आप यह देख सकते हैं कि कितना रेट ऑफ रिटर्न आएगा, कितना वो रिटर्न हमें निकाल करके देगा। ठीक है, क्या प्राइस उस प्रोडक्ट का रखा जा सकता है या हो सकता है, या उसके सिमिलर प्रोडक्ट्स को देखा गया मार्केट में और उसके क्या प्राइसेस हैं। तो ओवरऑल इन सारे फैक्टर्स पे एम्प्लॉयज को बोला जाता है काम करने के लिए। जब वो इन सारे फैक्टर्स पे काम करते हैं तो ओवरऑल वो कुछ सेट ऑफ आइडियाज को लेकर के बाहर आते हैं जो बाकी आइडिया से काफी बेहतर होते हैं। ठीक है, और यह जो आइडियाज है ये ऑलरेडी जो सेट क्राइटेरिया है ऑर्गेनाइजेशन का उसके ऊपर में खड़े उतरते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या समझ पा रहे हैं, सबसे पहले मेरा मानना है कि यह एक नेगेटिव प्रोसेस है। दूसरा, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉयज को जो है पहले बता दिया जाता है कि कितने आइडियाज को आपको आगे लेकर के निकलना है। अगला, मार्केट साइज कितना होना चाहिए उस प्रोडक्ट का। अगला, क्या कॉस्ट उसमें लगना चाहिए, कितना समय उसमें लगेगा, रेट ऑफ रिटर्न कितना आना चाहिए उससे, क्या प्राइस उस प्रोडक्ट का होना चाहिए। ओवरऑल इससे स्क्रीनिंग कर लिया जाता है। तीसरा, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया था, आइडिया जनरेट किया था। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, आइडिया को स्क्रीनिंग हमने किया था। तो यहाँ पे बहुत सारे आइडियाज थे। ठीक है, उसमें से हमने कुछ 2 आइडिया को मान लीजिए लेकर के हम आगे निकले। अब तीसरा प्रोसेस क्या है, दैट इज कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, सीडी एंड टेस्टिंग। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो यह समझेंगे कि आखिर एक कंसेप्ट का अर्थ क्या है, क्योंकि हम तो अभी तक आइडिया के बारे में बात कर रहे थे लेकिन अचानक से कंसेप्ट शब्द कहां से आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि प्रोडक्ट आइडिया क्या होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रोडक्ट आइडिया का अर्थ है पॉसिबल प्रोडक्ट, संभव है ऐसा किसी प्रोडक्ट को फिजिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का। तो संभवतः यह कन्वर्ट किया जा सकता है, तो यह एक प्रोडक्ट आइडिया है। दूसरा, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, डिटेल्ड वर्जन ऑफ प्रोडक्ट आइडिया। प्रोडक्ट आइडिया का आप एक डिटेल्ड वर्जन निकालते, क्या निकालते हैं, एक डिटेल्ड वर्जन निकालते हैं। माफ कीजिएगा, यहां पे कंसेप्ट आएगा। प्रोडक्ट आइडिया एक पॉसिबल प्रोडक्ट होता है और उस पॉसिबल प्रोडक्ट का डिटेल्ड वर्जन को हम प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, यहां पे आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं कि आइडिया और कॉन्सेप्ट में क्या अंतर होता है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसको और बेहतर समझने का प्रयास करते हैं। आखिर प्रोडक्ट आइडिया को हम प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इससे होने वाला क्या है। देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे समझाता हूं कि हम यहाँ पे पानी पे चलने वाली गाड़ी की बात कर रहे हैं। ठीक है, पानी पे चलने वाली गाड़ी, सॉरी, पानी का यूज करके ड्राइविंग करेंगे, गाड़ी चलाएंगे। ऐसी गाड़ियों का हम निर्माण करेंगे जो पानी पे चल रही होंगी, पानी की मदद से चल रही होंगी। तो यह क्या है, यह एक आइडिया है। ठीक है, किसी भी एंटरप्राइज ने इसे डिफाइन किया कि यह एक आइडिया है। अब कंसेप्ट क्या होगा, यानी डिटेल्ड वर्जन,
और यह जो डिटेल्ड वर्जन है, खास बात है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यह जो डिटेल्ड वर्जन है ये कंज्यूमर्स के टर्म्स में देखा जाता है कि आप कंज्यूमर बन करके सोचते हैं कि इसमें क्या क्या सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर पानी की मदद से चलने वाली गाड़ी अगर आप बनाने वाले हैं तो सबसे पहली चीज क्या आपको जानना जरूरी है कि क्या पानी के साथ में कोई और केमिकल यूज होगा, अदर केमिकल्स इन्वॉल्व। इफ यस, तो उसकी क्वांटिटी क्या होगी, उसका प्राइस क्या होगा। ठीक है, अगला, क्योंकि पानी की मदद से गाड़ी चलेगी तो पानी से कहीं ना कहीं इसका मॉडल जो है वो प्रेरित होना चाहिए। जैसे आप देख पाते हैं, मॉडल टू बी डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो मॉडल है वो एक प्रकार से पानी के जो है पानी से कहीं ना कहीं इंस्पायर होना चाहिए। जैसे ईवीज आप देखते हैं खास करके आपको ब्लू कलर के नजर आती हैं। ठीक है, उसके जो मॉडल्स होते हैं वो एक नॉर्मल मोटर गाड़ियों से अलग निकाले जा रहे हैं। इसके पीछे कारण, सीधी सी बात है, इसके पीछे कारण है कि वो दिखाना चाहते हैं कि बैटरी से इंस्पायर्ड है। इस प्रकार से मॉडल कैसा होना चाहिए, कस्टमर सोचता है कि यार पानी पे तो कुछ अलग सा दिखना चाहिए, रोड पे यहाँ लगना चाहिए कि कुछ और चीज है, और इसके बारे में जब पता किया जाए तो पता चले कि पानी की मदद से चलने वाली गाड़ी। कितना पानी लगेगा, पानी की क्वांटिटी। ठीक है, और अगली चीज कि पानी के कितने क्वांटिटी पे कितना किलोमीटर आपको निकाल करके देगा। ठीक है, और पानी की क्या क्वालिटी में भी कोई अंतर होगा। ठीक है, हो सकता है जैसे आप देखते हैं, आप हर एक पानी को एक तरीके से, जो बैटरी का पानी होता है वो अलग होता है। ठीक है, और जो नॉर्मल आप पानी पीते हैं वो अलग पानी होता है, और जो आप नॉर्मल यूजेस के लिए पानी यूज करते हैं उसका भी टाइप अलग होता है, उसकी भी क्वालिटी अलग होती है ना। तो हर एक प्रकार से सोचा जा सकता है, डिटेल्ड वर्जन जो कंज्यूमर के टर्म्स में सोचा जा सकता है उन सबको यहाँ पे फ्रेम किया जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। चलिए इसमें मैं देखता हूँ हल्का सा जगह नीचे मिल पाए तो। अब आगे हम बात करते हैं, दैट इज कंसेप्ट टेस्टिंग। ठीक है, पहले पॉइंट को हमने ऊपर में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, मैं उसको एक ऐसा सेक्शन दे देता हूं। अब यहां पे हम डिस्कस करेंगे दूसरे पॉइंट को, दैट इज कंसेप्ट टेस्टिंग। कंसेप्ट टेस्टिंग में क्या किया जाता है कि आप जो भी कंसेप्ट बनाए हैं उस कंसेप्ट को एक वेल एस्टैब्लिश्ड मार्केट में उतारते हैं। आप बोल सकते हैं वेल सेलेक्टेड मार्केट में जो है उतारते हैं, वेल सेलेक्टेड टेस्ट मार्केट में आप उतारते हैं। ठीक है, पहली चीज, पहली महत्वपूर्ण चीज, जब आप इस मार्केट में जाते हैं तो सेट ऑफ कंज्यूमर्स आपको नजर आते हैं जिनके सामने में आप इसे रख सकते हैं। जो हमने पानी वाली गाड़ी की बात की तो उसका आप हो सकता है एक ब्रोशर बना रहे हो, ब्रोशर बना करके आपने कंज्यूमर्स के सामने में रखा। पहली चीज यह हो सकता है आप कुछ वीडियोस दिखाए, हो सकता है कुछ पिक्चर्स दिखाए। और जब आप यह सारी चीजें कर रहे होंगे या एक्टिविटीज जब परफॉर्म हो रही होंगी तब आप यह इंश्योर करेंगे कि कंज्यूमर्स नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, यह तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं। कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए आप एक वेल एस्टैब्लिश्ड मार्केट बनाते हैं, टेस्ट मार्केट क्रिएट करते हैं, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स के सामने में, कस्टमर्स के सामने में आप जो है उसे प्रेजेंट करते हैं उस कॉन्सेप्ट को। ब्रोशर के फॉर्म में कर सकते हैं, वीडियोस, पिक्चर्स, किसी और फॉर्म में भी आप कर सकते हैं। जब आप उसे प्रेजेंट करते हैं तब यह नोट करते हैं, यह ध्यान देते हैं कि कंज्यूमर नॉर्मल कंडीशंस में रिस्पॉन्ड करे, रिएक्ट करे ब्रोशर को देख करके, बोले हाँ यार बहुत बढ़िया चीज है, हाँ ये इसमें ये भी चीज हो सकती है, वो भी चीजें हो सकती है। मतलब आप ओवरऑल टेस्ट कर रहे हैं कि कंज्यूमर्स को कितना पसंद आ रहा है, कंज्यूमर्स क्या फीडबैक आपको देके जा रहा है। ठीक है, कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। चौथा है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट। आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को। ठीक है, आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को यहाँ पे क्रिएट करते हैं। जब भी आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को क्रिएट करते हैं तो उसमें किन किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना होता है कि सबसे पहली चीज कि डिस्ट्रीब्यूशन का क्या बजट होगा। अगली चीज आप देखते हैं कि मार्केटिंग का क्या बजट आप रखने वाले हैं। अगली चीज आप देखते हैं
कि टारगेट मार्केट क्या होगा, किस मार्केट में आप लेकर के प्रोडक्ट को घुसेंगे। चौथा चीज कि उसकी प्राइसिंग क्या होगी, ठीक है। पांचवा चीज आप देखते हैं कि आप उसे पोजीशन कैसे करेंगे, प्लान करते हैं कि उसे कैसे पोजीशन किया जाएगा। छठी चीज आप देखते हैं कि क्या आपके प्रॉफिट के गोल्स रहने वाले इस प्रोडक्ट को लेकर के, और क्या आपके प्रॉफिट के गोल्स आपके बेहतर मार्केट शेयर को डिफाइन करता है यहाँ पर। तो ये कई सारे पॉइंट्स यहाँ पे हो सकते हैं कि आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्यों क्रिएट करते हैं, क्योंकि आप जो है डिस्ट्रीब्यूशन बजट बना सके, मार्केटिंग बजट बना सके, टारगेट मार्केट को क्रिएट कर सके, फाइंड आउट कर सके, डिटरमाइन कर सके, प्राइस को प्लान कर सके कितना प्राइस होना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट को देख सके कितना प्रॉफिट आप निकालेंगे, उसे प्रॉपर पोजीशन करने के लिए, मार्केट शेयर को डिफाइन करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए। अब अगला पॉइंट आ जाता है दैट इज बिजनेस एनालिसिस, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, दैट इज बिजनेस एनालिसिस। चलिए हम बिजनेस एनालिसिस को समझते हैं। एक प्रकार से बिजनेस एनालिसिस से हम इवैल्यूएट करते हैं किसी भी बिजनेस का वर्थ। एक भाषा जो मैंने यूज की यहाँ पे, ठीक है, यह मैं अपने द्वारा आपको डिफाइन करके बता रहा हूं कि इसकी क्या मीनिंग हो सकता है। बिजनेस एनालिसिस इज ऑल अबाउट इवैल्यूएशन ऑफ अ बिजनेस आइडिया, बिजनेस कंसेप्ट। आप देखते हैं कि जो बिजनेस कॉन्सेप्ट आपके पास में आया है, क्या इस बिजनेस कॉन्सेप्ट यानी ये जो आप सोच रहे हैं, जो कंसेप्ट आपके दिमाग में, क्या इससे कोई मिलता जुलता सिमिलर प्रोडक्ट है, और अगर इससे कोई मिलता जुलता सिमिलर प्रोडक्ट है तो उसके क्या सेल्स हैं, सेल्स वॉल्यूम, मिनिमम कितना बिकता है और मैक्सिमम कितना बिकता है, यह आप देखते हैं सेल्स वॉल्यूम में। अब यह आप क्यों देखते हैं, ताकि आप डिटरमाइन कर सके कि यहाँ पे कितना रिस्क इन्वॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो आप बिजनेस एनालिसिस से क्या समझते हैं कि हम यहाँ पे एक इवैल्यूएशन करते हैं बिजनेस कंसेप्ट का, देखते हैं कि क्या ऐसे कोई सिमिलर प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, उस सिमिलर प्रोडक्ट की क्या सेल्स वॉल्यूम है, मिनिमम कितना बिक जाता है, मैक्सिमम कितना बिकता है, और उसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अगली चीज आपको यह समझना पड़ेगा कि इसके क्या सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। इसके 3 कंपोनेंट्स हमने यहां पर डिफाइन किए हैं, 3 कॉम्बिनेशंस भी आप बोल सकते हैं। एक हो गया मार्केट रिसर्च, अगला है यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है, पॉइंट में, अगला है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप करते हैं, और तीसरा जो आप करते हैं दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। 3 चीजें आप करते हैं, कॉस्ट लगाने पे कितना बेनिफिट होगा, मार्केट किस प्रकार का है, और प्रॉफिटेबिलिटी आप चेक करते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स आपने डिस्क्राइब कर लिया। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, मीनिंग समझ रहे हैं। अगला कि सिमिलर प्रोडक्ट्स, उसकी हिस्ट्री, सेल्स वॉल्यूम को समझ रहे हैं। तीसरा कंपोनेंट्स को आप देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि क्या सारी चीजें हो रही हैं। तो हमने यहाँ पे बिजनेस एनालिसिस को ओवरऑल समझ लिया है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स अ रिव्यू ऑफ सेल्स, कॉस्ट, प्रॉफिट प्रोजेक्शंस टू एसेट फिट विद कंपनीज ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ओवरऑल जो हमने डिस्कस किया है उस पे ही यह चीज आधारित है कि बिजनेस एनालिसिस हम करते हैं, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, सेल्स होता है, क्या कॉस्ट होगा, क्या प्रॉफिट आप डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से देखी जाती है, और यह समझा जाता है जो आपके ऑब्जेक्टिव्स है क्या उसे फुलफिल किया जा रहा है इस प्रोडक्ट के द्वारा। अगर फुलफिल हो जाता है तब आप नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। छठा पॉइंट जो है दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। देखिए आप क्या समझ रहे हैं, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे माफ कीजिएगा आइडिया जनरेशन किया था, फिर आइडिया स्क्रीनिंग आपने की। आइडिया स्क्रीन आप करने के बाद में आप क्या कर रहे थे, उसके बाद में आप देख रहे थे कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। जब आपने कंसेप्ट को डेवलप किया, टेस्ट किया, उसके बाद में आपने क्या देखा, दैट वाज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिसिस। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को आपने डेवलप किया, तो बिजनेस एनालिसिस किया, माफ कीजिए बिजनेस एनालिसिस किया। उसके बाद में हमने अब जो देखने वाले हैं दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट, पीडी हम करेंगे।
प्रोडक्ट जब आप डेवलप कर लेंगे तो उसके बाद फिर आप मार्केटिंग टेस्टिंग करेंगे और उसके बाद में अल्टीमेटली जाकर के कमर्शियलाइज करेंगे। ठीक है, यह सारे प्रोसेसेस यहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, अभी हम कहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो आखिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है? देखिए, यह वह स्टेज है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जिसमें आप एक्चुअली जो आपका कंसेप्ट था, जो आपने कंसेप्ट बनाया था, उसको एक फिजिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? फिजिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं एक कॉन्सेप्ट को। अगली चीज, यहां पर जब भी आप प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे होंगे तब आपको लार्ज इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब भी आप लार्ज इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आप उतना ही इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे आप एक प्रोटोटाइप बना सके। अब आप बोलेंगे कि प्रोटोटाइप बनाने की क्या आवश्यकता है? एक प्रकार से आप समझ सकते हैं एक जो ओरिजिनल प्रोडक्ट होने वाला है उससे हट करके थोड़ा सा जो है उससे डाउनग्रेडेड काइंड ऑफ एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। ठीक है, उतना फिनिश्ड नहीं होता है लेकिन इतना इस प्रकार से बनाया जाता है कि उससे समझा जा सकता है कि ओरिजिनल प्रोडक्ट होगा कैसा। ठीक है, देखिए, प्रोटोटाइप बनाया जाता है ताकि यह समझा जा सके कि क्या यह प्रोटोटाइप देख करके कंज्यूमर्स का रिस्पॉन्स ऐसा आ रहा है कि आगे आने वाले समय में डिमांड इसका बढ़िया होगा, इसलिए प्रोटोटाइप बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए स्टेज पे महिंद्रा खड़ा है, एक गाड़ी उसने निकाला, दैट वाज स्कॉर्पियो एन। अब महिंद्रा ने क्या किया था, कई सारे आइडियाज बनाए होंगे। अगला स्क्रीन किया, उसमें उसे नजर आया कि स्कॉर्पियो नजर आ रहा है उन ऑप्शंस में से। फिर कंसेप्ट को डेवलप किया, टेस्ट किया, सारी चीजें सही निकल के आ गई। ठीक है, अगला जो काम किया दैट वाज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट किया। अगला बिजनेस एनालिसिस किया, हर एक प्रोसेस प्रॉपर निकला। लास्ट में हमारे सामने में इस स्टेज पे आकर के हमें नजर आ रहा था प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब प्रोडक्ट को जब डेवलप करने की बारी आई, उन्होंने ऑलरेडी काफी प्रोडक्ट को जो है वर्चुअली सेल कर दिया था, मतलब फिजिकली उसे दिखा करके, मतलब जो ओरिजिनल प्रोडक्ट था उसमें जो बेस मॉडल वगैरह थे जिसके लिए लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे। ठीक है, मान लीजिए जैसे Z2 था, Z4 था, Z6 था, इनके डिमांड थे। इनको जो है कंज्यूमर्स को नहीं दिखाया गया लेकिन इनके वीडियो जरूर दिखाए गए। तो एक प्रकार से क्या हो गया, ये जो है यहाँ पे कंसेप्ट डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ था। ठीक है, और उसको जो है टेस्ट किया गया लोगों के सामने, तो रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया मिला था। फिर वो आगे प्रोसेसेस में गए, फिर उनको फिजिकल जो है इसको बनाने की कोशिश की गई। तो यहाँ पे जो है कई सारे कंज्यूमर्स का डिमांड था कि यार देखो, आपने तो उसमें दिखा दिया, ब्रोशर वगैरह में दिखा दिया, वीडियोस में दिखा दिया, फोटोज में दिखा दिया, एक कॉन्सेप्ट आपने हमें दिखाया, उसे आपको उसने उस चीज से आपने हमें सेल किया। ठीक है, बहुत बड़ा बिजनेस उन्होंने क्रिएट कर लिया। लेकिन बाद में जो सवाल आया कि क्या यह वैसा ही होने वाला है कि नहीं होने वाला है, तो लोगों ने प्रोटोटाइप का डिमांड किया था। यहां से आप इस शब्द को समझ पाएंगे। तो एक मॉडल निकाला गया Z2 का, वह इंट्रोड्यूस किया गया मार्केट में, लोगों के सामने में आया। जब लोगों ने देखा तब उन्हें संतुष्टि मिली कि हाँ, जिस प्रकार का उन्होंने ब्रोशर में बताया था, वीडियोस में दिखाया था, फिजिकली उन्होंने उसे प्रेजेंट नहीं किया था, लेकिन जब प्रोटोटाइप निकाला गया तो ये ओवरऑल समझ पाए कि कैसा प्रोडक्ट रहने वाला है। ठीक है, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। यहाँ पे हम कंसेप्ट को फिजिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, लार्ज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और हम यहाँ पर एक प्रोटोटाइप बनाते हैं। प्रोटोटाइप क्यों बनाते हैं, अगले प्रोसेस में समझ में आ जाएगा। तो टेस्ट मार्केटिंग। टेस्ट मार्केटिंग यानी कि यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट जो आपने प्रोटोटाइप बनाया है और जो आपका मार्केटिंग प्रोग्राम है, ठीक है, मार्केटिंग प्रोग्राम, इन दोनों को आप टेस्ट करते हैं। कैसे टेस्ट करते हैं? रियलिस्टिक मार्केट सेटिंग में। ठीक है, आप वैसे ही सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जैसा तब होने वाला है जब हम प्रोडक्ट एक्चुअली मार्केट में सेल हो रहा होगा। ठीक है, उसी प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ठीक है, प्रोटोटाइप का, फिर उसे ट्रांसपोर्ट कराया जा रहा है। हल्का फुल्का जो है ऑलरेडी, जो हमने पहले डिस्कस किया था कि ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हमारे टेस्ट मार्केट है, उसमें जो है इसे उतारा जा रहा है, कस्टमर के रिस्पॉन्स को कैप्चर किया जा रहा है।
पहले हमने एक चीज बात की थी कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, उससे टेस्ट मार्केटिंग कैसे अलग है? यह एक सवाल आपके मन में उठेगा कि हम पहले भी तो बोल रहे थे कि यार टेस्ट मार्केट मतलब कॉन्सेप्ट टेस्टिंग में भी तो हम एक्चुअली जो है एक मार्केट में एंटर कर रहे थे जहां पर हम इसे टेस्ट कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए वहां पर हम एक्चुअली कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर रहे थे, यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे हैं। दोनों में यही सबसे खास डिफरेंस है, बाकी चीजें आपको यहाँ पे काफी हद तक सेम मिलेगी। अगली बात, यहाँ पे आप सारी चीजें वर्चुअली कर रहे थे, यहाँ पे रियल सिनेरियोस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, stage of product development in which product and marketing program tested in more realistic market setting. अगला जो है that is product and program introduced in more realistic market setting. वापस रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। अगला can be expensive and time consuming but better than making major marketing mistake. अगर आज आप टेस्ट मार्केटिंग नहीं करते हैं, हो सकता है कि कल को जब आप फुल फ्लेज मार्केटिंग बजट निकाले, पैसे लगाए, ऐड लगाए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करे, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करे, एम्प्लॉयज को पे करना चालू करे, और जब प्रोडक्ट लेकर के एक्चुअली मार्केट में निकले तो देखा जा रहा है कि उसका डिमांड ही नहीं हुआ, लोग उसको पसंद ही नहीं कर रहे हैं और यह कंप्लीट फेलियर हो गया। उस समय जो आपको नुकसान होगा वो बहुत बड़ा नुकसान होगा एज कंपेयर टू जब आप इस स्टेज पे आकर के मार्केटिंग करेंगे, टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप रियल लाइफ सिनेरियोस क्रिएट कर रहे हैं, रियलिस्टिक मार्केट सेटिंग आपने बना दी, सारी चीजें वैसी ही हो रही है जैसे एक्चुअली जब प्रोडक्ट बिक रहा होगा तब होगा। बस अंतर क्या है कि यहाँ पे कुछ ही इन्वेस्टमेंट आपका लग रहा है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट लग रहा है, लेकिन जब आप यहाँ पे इस स्टेज पे होंगे तो यहाँ पे लार्ज इन्वेस्टमेंट लगेगा, ठीक है, लार्ज इन्वेस्टमेंट लगेगा। चलिए, अब हम आखिरी पॉइंट की तरफ आगे अग्रसर हो चुके हैं, दैट इज कमर्शियलाइजेशन। अब वह समय आ गया है जब हर एक चीज ने आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया। चलिए, ग्रीन सिग्नल के लिए मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का इस्तेमाल करता हूँ। आपको हर जगह से जो है ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, यहाँ यह प्रोडक्ट लेकर के आगे निकला जा सकता है। अब आप पहला डिसाइड करेंगे कि आपको कब इस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है, यानी राइट टाइम, ठीक है। राइट टाइम आप डिसाइड करेंगे किस समय आपको इस प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर के एंटर करना है। अगली चीज कि किस लोकेशन पर इसे लेकर के आपको निकलना है। ये हो सकता है कोई स्टेट हो, कोई रीजन हो, नेशन हो सकता है, या इंटरनेशनली आप इसे लॉन्च करना चाहें। तो कहीं भी किसी भी प्रकार से आप अपने लोकेशन को चूज कर सकते हैं। तो आप राइट टाइम और राइट लोकेशन डिसाइड करते हैं। जब आप इन्हें डिसाइड कर लेते हैं तब आप एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए किसी बिल्डिंग को या तो रेंट पे लेते हैं या तो उसे खरीद लेते हैं, ठीक है, ताकि आप वहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर सके या फिर इनिशिएट कर सके, ठीक है। बिल्डिंग हो सकता है, लैंड हो सकता है, कुछ भी, किसी भी प्रकार का कोई फिक्स्ड एसेट जो आपका यहाँ पे मदद करने वाला है आपके प्रोडक्ट को क्रिएट करने में, मतलब फिजिकल प्रोडक्ट को क्रिएट करने में। अगली चीज यहाँ पर जब आप इन सारी चीजों को कर रहे होंगे, आप एक्चुअली इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं और कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं, तो यहाँ पे हैवी इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, हेवी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होगा। अब आप एक्चुअली सही में पैसे लगा रहे हैं। पहले आपने टेस्ट मार्केट में जैसे हमने बात किया, कुछ पैसे के साथ आप एंटर कर रहे थे, यहाँ पे आप फुल फ्लेज मार्केटिंग स्कीम के साथ में आए, आप एड में पैसा लगा रहे हैं, पैकेजिंग में पैसा लगा रहे हैं, और जो बाकी आपने जो बजट बनाया था, ठीक है, जैसे सेल्स की प्रमोशन में आपने पैसा लगा रहे हैं, किसी भी और प्रकार का जो भी आपके लिए एक्सपेंसेस हो सकते हैं उसमें आपका पैसा जो है ओवरऑल यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो हमने 8 स्टेजेस के बारे में यहाँ पे बात कर लिया। ये 8 स्टेजेस हमारे लिए बेहद जरूरी है, ठीक है। आप इन्हें जाकर के जरूर एक बार रिवाइज करें। मैं बस आपके लिए तेजी से लेकर के चलता हूँ, जल्दी से देख लीजिए। सबसे पहले आइडिया को हमने जनरेट किया, फिर बेहतर आइडिया को चूज किया, फिर हमने कंसेप्ट को
बनाया, आइडिया से कंसेप्ट बनाया और उस कंसेप्ट को टेस्ट किया, फिर हमने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई, फिर हमने बिजनेस को एनालाइज किया क्या वर्थ है उसका, फिर जाकर के हमने प्रोडक्ट को बनाया, टेस्ट किया एक छोटे लेवल पर, फिर कमर्शलाइज किया जब हम एक्चुअली प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं मार्केट में। ठीक है, अगला सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आ जाता है सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। किस प्रोडक्ट को आपको सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए राइट प्रोडक्ट होने वाला है। वह प्रोडक्ट आपके लिए राइट प्रोडक्ट हो सकता है जिसमें आपका एक्सपीरियंस हो। आप जब जॉब कर रहे थे तब आप उस प्रोडक्ट को बना रहे थे तो आपको उसका एक्सपीरियंस हो या तो हो सकता है कि आप किसी बिजनेस पार्टनर के साथ में या फिर पहले ही किसी बिजनेस में ऐसे प्रोडक्ट को बना चुके हैं, सिमिलर प्रोडक्ट को बना चुके हैं, तो आपको उस प्रकार का एक्सपीरियंस मिल चुका है। ठीक है, हो सकता है आपका एजुकेशन उसमें हो, नॉलेज हो सकता है, स्किल हो सकता है, एक्सपर्टीज आपका हो सकता है। अगली चीज प्रॉफिट पोटेंशियल, उसका हकीकत में प्रॉफिट का कितना पोटेंशियल है। आपको नजर आ रहा है कि इसका डिमांड बहुत ज्यादा है, अगर डिमांड बहुत ज्यादा है तो मैं भी अगर इस प्रोडक्ट को लेकर के मार्केट में निकला तो मैं भी इस डिमांड में कुछ ना कुछ तो योगदान कर पाऊंगा इसको सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, एज अ सेलर। अगला वेरियस गवर्नमेंट बेनिफिट्स, यह बेहद जरूरी पॉइंट है। देखिए कई बार गवर्नमेंट इंपोर्ट्स को कम करने के लिए, ठीक है, इंपोर्ट्स को कम करने के लिए सहारा लेता है वेरियस बेनिफिट प्रोवाइड करने का। इंपोर्ट्स का अर्थ क्या है, एक प्रकार से रिलायबिलिटी है किसी भी और कंट्री पे किसी चीज के लिए। ठीक है, जैसे आज हम सेमीकंडक्टर्स के लिए काफी हद तक रिलाय करते हैं, कई और कंट्रीज में जैसे चाइना पे भी हमें रिलाय करना पड़ता है। ठीक है, आज हम अपने जो पेट्रोलियम है उसके लिए हमें कई सारे कंट्रीज पे रिलाय करना पड़ता है। लेकिन अगर आप कंट्री के अंदर में रहते हुए किसी ऐसे प्रकार के प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को बनाते हैं जिससे गवर्नमेंट को फायदा हो रहा हो, इंपोर्ट ना लेना पड़ रहा हो, इंपोर्ट ना करवाना पड़ रहा हो, रिलायबिलिटी कम हो रही हो, तो हो सकता है आपको किसी प्रकार का जो है टैक्स में छूट दे दे, सब्सिडीज बेनिफिट आपको दे दे, सब्सिडियरीज आपको दे दे। ठीक है, या फिर किसी भी और प्रकार से आपके प्रोसेसेस में आपकी मदद करे। ठीक है, तो हर एक प्रकार से जहां पर भी गवर्नमेंट को नजर आ रहा है कि वो देश के डेवलपमेंट में बेहद जरूरी है, इंपोर्ट की जो हमारी रिलायबिलिटी उसको कम से कम कर रहा है, तो वो सारी चीजें उनके द्वारा की जाएगी। अगला चीज है एक्सपोर्ट पोटेंशियल, कि जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होने लायक है, ठीक है, बहुत ज्यादा पावर रखता है कि एक्सपोर्ट किया जा सकता है, ऐसे प्रोडक्ट को भी आप बना सकते हैं। अगला हो सकता है एंसिलरी प्रोडक्ट। एंसिलरी प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको एडिशनली बता दे रहा हूँ। एंसिलरी प्रोडक्ट यानी सहायक प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए किसी और प्रोडक्ट की आवश्यकता पड़ती है, वो प्रोडक्ट भी आप चूज कर सकते हैं जो आपके लिए राइट प्रोडक्ट हो सकता है। जैसे आप मान लीजिए कि आपको गाड़ी बनाना है, ठीक है, तो आपकी गाड़ी को बनाने के लिए जो है स्क्रूज की तो जरूरत पड़ेगी, तो यह जो स्क्रू है ये इनके द्वारा प्रदान किया जा रहा है, एक एंसिलरी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, तो आप एक एंसिलरी प्रोडक्ट को ले सकते हैं। तो आपके लिए राइट प्रोडक्ट क्या हो सकता है, जिसमें आपका एक्सपीरियंस हो, एजुकेशन हो, जिसमें प्रॉफिट का पोटेंशियल बहुत बढ़िया हो, गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट मिल रहा हो, या फिर एक्सपोर्ट बेनिफिट, एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो, या तो एंसिलरी प्रोडक्ट हो किसी मेन प्रोडक्ट का जिसका डिमांड बहुत ज्यादा है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, दैट इज पीएलसी। ठीक है, देखिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को आप एक प्रकार से पी को आप ह्यूमन लाइफ साइकिल से भी जो है एक्सचेंज कर सकते हैं ताकि बेहतर तरीके से समझ सके। देखिए ह्यूमन पहले जो है जब बॉर्न नहीं होता है, ठीक है, पेट में होता है, तो एक समय होता है जब वह पेट में है, जब वह फिर उसके बाद में इन्फेंट बन जाता है यानी शिशु बन जाता है, जब वो पेट से गर्भ से बाहर आता है, तो यह स्टेज है, यह स्टेज है। अगला है जब वो चाइल्ड बनता है, ठीक है, तो यहाँ पे इन्फेंट है, यहाँ पे बोल सकते हैं आप नॉट बॉर्न है। ठीक है, अगला स्टेज है जब वो एक बॉय है, ठीक है, फिर वह बन जाता है एक मैन, है ना, फिर वह हो जाता है ओल्ड और उसके बाद में उसका डेथ हो जाता है।
तो यह जो है एक लाइफ साइकिल है, महत्वपूर्ण लाइफ साइकिल। पहले जब उसका जन्म नहीं होता, फिर वह शिशु होता है, बाहर निकलता है गर्भ से, तब वह एक शिशु के रूप में आता है। शिशु एक बॉय बनता है, इन्फेंट एक बॉय बनता है, बॉय से मैन बनता है, मैन से ओल्ड होता है और ओल्ड के बाद में डेथ को प्राप्त कर जाता है। इसी प्रकार से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी होता है। ठीक है, एक तो होता है जहां पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रहा होता है, पीडी। ठीक है, यहाँ पे सारे शब्द लिखे हुए हैं, मैं बस इसको आपको यहाँ पे समझाने के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, यहीं पे समझा देता हूँ। प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, उसके बाद में है इंट्रोडक्शन, जब प्रोडक्ट को आप एक्चुअली मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं, कमर्शियलाइज करते हैं, फिर वो ग्रो करता है, फिर वो मैच्योर हो जाता है, मैच्योरिटी को प्राप्त करता है, फिर डिक्लाइन करने लगता है। ठीक है, टोटल 5 स्टेजेस है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन हो रहा है, फिर ग्रो कर रहा है, फिर मैच्योर हो रहा है, फिर डिक्लाइन कर रहा है। समझ पा रहे हैं? कुछ इसी प्रकार से आपको नजर आ रहा है सारी चीजें होते हुए, माफ कीजिएगा। माफ कीजिएगा, यहाँ पे जैसे है पहला, फिर दूसरा स्टेज आ गया, फिर तीसरा स्टेज आ गया, फिर चौथा स्टेज आ गया, फिर 5वां स्टेज आ गया। ठीक है, तो 5 स्टेजेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब चलिए हम इन सारे स्टेजेस को एक 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले जो है पीडी है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज। सबसे पहला स्टेज है, यह वह स्टेज है जहां पर आप एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे या तो आपके लॉसेस हो रहे हैं। यहां पे आप एक्चुअली प्रोडक्ट को जो है बना रहे हैं, तो यहां पे आपका क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इस स्टेज में आपको प्रॉफिट तो होना नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट कुछ भी नहीं होगा, लेकिन और सेल्स भी आपका कुछ नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अगला स्टेज आ जाता है, दैट इज इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये पहला स्टेज है, फिर दूसरा इंट्रोडक्शन यानी कमर्शियलाइजेशन, जो हमारा लास्ट स्टेज है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। ठीक है, तो कमर्शियलाइजेशन में क्या होता है, प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, यहां पर आपको काफी हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे तो आप बोल सकते हैं कि आपको प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, आप प्रॉफिट यहाँ पे कमा नहीं रहे, लेकिन आपको सेल जरूर नजर आ रहा है। यह समय होता है जब आप एक्चुअली रिकवरी कर रहे होते हैं अपने इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, अगला स्टेज होता है दैट इज ग्रोथ। ग्रोथ एक ऐसा स्टेज होता है जहां पे आपको प्रॉफिट एज वेल एज सेल्स दोनों बढ़ते हुए नजर आते हैं, दोनों इंक्रीज होते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ में आप एक्चुअली रिकवरी तो आप कर ही चुके होते हैं पहले इंट्रोडक्शन के समय में, लेकिन यहाँ पर आपको जो मिल रहा होता है दैट इज रिटर्न। यहाँ पे आप रिटर्न ही रिटर्न कमा रहे होते हैं, और इस रिटर्न को देखते हुए कई सारे और कंपनीज भी यहाँ पे जो है एंटर कर जाते हैं मार्केट में आपके ग्रोथ को देखते हुए। फिर जो आता है स्टेज दैट इज मेच्योरिटी। मेच्योरिटी एक ऐसा स्टेज है जहां पर आपको तीनों चीजें नजर आती है, आप बढ़ते भी हैं, पीक पे भी पहुंचते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आप बढ़ते भी हैं, पीक पे भी पहुंचते हैं और डिक्लाइन भी करते हैं। ये 3 चीजें आप मेच्योरिटी स्टेज के दौरान में देखते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे काफी स्ट्रगल करना पड़ता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक मार्केटिंग टीम को, खास करके मार्केटिंग को, मैनेजमेंट को काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। मतलब मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, उसकी एक जो सब सिस्टम है दैट इज मार्केटिंग टीम, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। यहाँ पे प्रॉफिट भी आ रहा होता है, यहाँ पे सेल भी हो रहा होता है, लेकिन किस प्रकार का, हम बोल सकते हैं कि काफी स्टेबल होता है। यह लॉन्ग टर्म तक चलता है। ठीक है, लंबे समय तक चलता है, छोटे मोटे समय के लिए नहीं होता है, काफी लंबे समय के लिए होता है। फिर अगला जो स्टेज है दैट इज डिक्लाइन। डिक्लाइन स्टेज एक ऐसा समय है जब आप प्रॉफिट और सेल्स दोनों कर रहे हैं, लेकिन दोनों डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट भी आ रहा है, सेल्स भी आ रहा है, लेकिन डिक्लाइन होता हुआ आपको नजर आ रहा है। यह एक ऐसा स्टेज है जहां पर आप कितना भी पैसा लगा दे, कितना भी इन्वेस्टमेंट कर दे, आपको रिटर्न नहीं आता है वैसा। मतलब आपके यहाँ पे एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं एज कंपेयर टू प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू प्रॉफिट। तब भी आप प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, लेकिन बहुत कम होता है। ठीक है, तो हर एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल एक ह्यूमन लाइफ साइकिल से काफी हद तक इंस्पायर्ड होता है। पहले कभी प्रोडक्ट बन रहा होता है तो स्टेज में आप देख पाते हैं कि आपका प्रॉफिट तो नेगेटिव है,
अगला जो स्टेज है इंट्रोडक्शन, इसमें आपको और नेगेटिव नजर आता है, लेकिन यहाँ पे आप रिकवर भी कर रहे होते हैं। सेल्स यहाँ पे आपको मिलना चालू हो जाता है। अगला जो स्टेज है दैट इज ग्रोथ। वैसे ग्रोथ और इसके बीच में जो अंतर है ना, ये आप इक्वली ही रखिएगा जितने बाकी स्टेजेस हैं उनसे, ठीक है। यहाँ पे बस थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप ग्रोथ देखते हैं, सेल्स में भी ग्रोथ देखते हैं, प्रॉफिट में भी आप ग्रोथ देखते हैं। मैच्योरिटी स्टेज में आप ग्रोथ भी देखते हैं, एक पीक पे भी पहुंचते और डिक्लाइन होता हुआ, मतलब हर एक चीज आप यहाँ पे देख पाते हैं। ये सबसे लंबा चलता है, लॉन्ग टर्म तक चलते रहता है, ठीक है। उसके बाद जो आता है डिक्लाइन, डिक्लाइन का कोई समय निर्धारित नहीं है, यह शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है। यहाँ पे आपके पास में प्रॉफिट है, प्रॉफिट आप कमा रहे हैं, लेकिन कम आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, सेल्स आपका बहुत बुरी तरीके से डिक्लाइन होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल आप PLC यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को भी समझ चुके हैं। तो चलिए इसके साथ में हम आखिर तक पहुंच पाए, हर एक टॉपिक को हमने कवर कर लिया। क्विक समरी हम लोग कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 5 बिजनेस प्लान के बेसिक्स को हमने यहाँ पे समझा सबसे ऊपर में। अगली चीज हमने क्या समझा, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है। अगला हमने रीजंस कि प्रोडक्ट फेल क्यों होते हैं उसको समझा। फिर क्या सारे स्टेजेस होते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, मेजर स्टेजेस। देखिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है जिसमें सबसे पहले आइडिया जनरेशन को हमने देखा। अगला आइडिया जनरेट होने के बाद में उसमें से कुछ ही आइडियाज को हमने चूज किया, आइडिया स्क्रीनिंग। तीसरा कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग हमने किया। चौथा, एक मिनट रुकेगा, इसको मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, अगर आप इसके इमेज वगैरह लेना चाहे तो इजिली ले पाएंगे, ठीक है। कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग किया। अगला जो था दैट वाज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, ठीक है। अब जब आपने देख लिया कि कंसेप्ट बढ़िया है, सूट कर रहा है, सारी चीजें बराबर हो रही, तब आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। पांचवी चीज है दैट इज बिजनेस एनालिसिस, उस बिजनेस कंसेप्ट के वर्थ को आप समझ रहे हैं। छठा चीज, जब आपको सब कुछ बढ़िया लगा तब आप प्रोडक्ट को डेवलप करना चालू कर देते हैं, प्रोटोटाइप को इंट्रोड्यूस करते हैं। सातवां, इस प्रोटोटाइप और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी दोनों को लेकर के मार्केट में एंटर करते हैं और देखते हैं कि क्या मार्केट से आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ सेल, प्रॉफिट, आपको पोटेंशियल नजर आ रहा है। आठवां, जब आप एक्चुअली कमर्शलाइज कर देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग चालू कर देते हैं, राइट टाइम और राइट लोकेशन पर आप जो है सेटअप कर देते हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को। तो इसके साथ ही में हमारे 8 प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाते हैं, 8 स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं। फिर सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए राइट प्रोडक्ट होगा इसको हम सेलेक्ट करते हैं। फिर PLC जो सबसे आखिर में हमने समझा, जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है दैट इज PLC, उसको भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया। तो इसी के साथ में हम यहाँ पे लेक्चर को खत्म करते हैं। अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, थोड़ा अच्छा लगा हो या खराब लगा हो, हर एक चीज के बारे में मुझे सेक्शन में बताएं, कमेंट सेक्शन में। आपका एंगेजमेंट कहीं ना कहीं मेरे को मदद करेगा ग्रो करने में भी और बेहतर तरीके से पढ़ा पाने में, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि कुछ ना कुछ आपसे बेहतर सीख सकूं और उसे इम्प्लीमेंट कर सकूं, ठीक है। और इसी के साथ में समय दीजिए, फिर अगले वीडियो के साथ में आता हूं। थैंक यू वेरी मच। हर हर महादेव।